सुप्रभात। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 11। इस पाठ का शीर्षक है एक यात्रा यह भी। बोर्ड पर मैंने मेंशन किया है। इस पाठ के लेखक हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के ढुमरी नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त सन 1924 को। रामदरस मिश्र ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध जैसी प्रमुख विधाओं में तो लिखा है। इनकी एक आत्मकथा है सहचर है समय। आत्मकथा का नाम है इनकी सहचर है समय। और यात्रा वृतांत और संस्मरण में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। अगर इनकी बात करें प्रमुख रचनाओं की तो आपके पाठ्यक्रम में कुछ दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ मुख्य बता देता हूं। इनके उपन्यासकार हैं पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और कहानी संग्रह की बात करें तो जैसे खाली घर, कंधे पर सूरज और बारिश में भीगते बच्चे, ये इनकी कहानी संग्रह है। एक काव्य संग्रह भी है जिसका नाम है पक गई है धूप। ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो उस योगदान के लिए इन्हें भारत में सम्मानित भी किया गया। जैसे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था सन 2015 में। ठीक है। उदयराज सिंह स्मृति पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। रामदरस मिश्र एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे और उतने ही समर्थ उपन्यासकार और कहानीकार भी थे। मिश्र की लंबी साहित्यिक यात्रा समय के कई मोड़ों से गुजरी और नित्य नूतनता की छवि को प्राप्त होती गई। यानी कि इनके समय के अंतराल पर इनकी जो लेखन कार्य है उसमें नवीनता आती गई। नई नई चीजें इन्होंने लिखना शुरू किया। नई चीजें कैसे? जैसे कविता की कई शैलियां होती हैं, जैसे गीत होते हैं, नई कविता, कोई छोटी कविता, कोई बड़ी कविता में उनकी सृजनात्मकता प्रतिभा ने अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ गजल में भी उन्होंने सार्थक उपस्थिति रेखांकित की है। यानी कि हम साधारण शब्दों में कह दें तो इन्होंने जो कविता की जो विधाएं होती हैं, जिसमें नई कविता, छोटी कविता, बड़ी कविता, जैसे गीत है ना, और उसके साथ साथ उन्होंने गजल भी लिखी। ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया रामदरस मिश्र के बारे में। अच्छा, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है एक यात्रा यह भी, तो आप इस पाठ के शीर्षक से तो ऐसा लगता है जैसे इस पाठ में यात्रा के बारे में कोई बात बताई गई है। ठीक है। चूंकि पाठ का शीर्षक एक यात्रा यह भी है, तो यात्रा के संदर्भ में कुछ न कुछ लेखक ने बताया होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, एक मुख्य बिंदु इस पाठ का और है, वो है आपका नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण। ठीक है। एक कहानी के माध्यम से इस पाठ के लेखक, महान निबंधकार, कहानीकार, साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र ने इस छोटी सी कहानी के माध्यम से नारी सम्मान के लिए, नारी हित की, नारी सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा है कि बेशक लोग बड़े बड़े मंचों पर नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन बात अगर आ जाती है अपने व्यवहार में लाने की, अपने व्यवहार में लाने की और नारी के सम्मान की, तो वहां वो फीके पड़ जाते हैं। और यहाँ इस कहानी में एक पात्र है, एक मुख्य पात्र कह सकते हैं, जो कि एक ऑटो रिक्शे वाला है, जिस ऑटो रिक्शे वाले का नाम मोहन है। एक ऑटो रिक्शा वाला किस प्रकार एक नारी के, एक लड़की के सम्मान के लिए, लड़की की रक्षा के लिए अपना
एक तरीके से बलिदान दे देता है और संघर्ष करता है, अपने परिवार से दूर हो जाता है, परिवार से संबंध उसके टूट जाते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। तो एक बहुत ही मार्मिक कहानी इस पाठ में दी गई है। अब एक यात्रा भी है। अब एक्चुअली दो मुख्य पात्र हैं, दो पात्र और हैं। एक पात्र हैं जिनका नाम है सत्यकेतु और दूसरे हैं इनकी पत्नी जिनका नाम है कामना। तो होता यह है कि सत्यकेतु और कामना यानी कि सत्यकेतु अपनी पत्नी के साथ किसी बीमारी के चलते, बीमारी के इलाज के लिए वो ग्वालियर उनका जाना होता है। तो वैसे जो सत्यकेतु हैं वो यात्रा भीरु यानी कि यात्रा से डरने वाले हैं। अब यात्रा के दौरान किस बात का डर हो सकता है? जैसे यात्रा के दौरान इस बात का डर हो सकता है कि जहां वो जाएंगे वहां ऑटो रिक्शे वाले मतलब अनडिसल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं ऑटो वाले। तो इन सब से उन्हें भय लगता है, कैसे नए शहर में जाएंगे तो कैसे लोगों से उनकी वार्तालाप होगी, कैसे लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई सच्चा इंसान, कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, हो सकता है कोई दुष्ट पुरुष से दुष्ट व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो जाए। तो ठगी और कह सकते हैं जालसाजी के शिकार भी ये डॉक्टर यानी ये जो सत्यकेतु हैं, जो एक पात्र हैं इस कहानी के, उन्हें इस बात का डर सताता रहता है। लेकिन एक बार जब उनका अपनी बीमारी के इलाज के लिए किसी डॉक्टर से मिलने ग्वालियर जाना होता है तो उनकी पत्नी उनके साथ होती है, तो थोड़ा भय उन्हें कम होता है क्योंकि पत्नी साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी को बहुत कम शब्दों में मैं खत्म करना चाहूँगा, आपको पाठ में मैं डिटेल में ही बताऊँगा। होता यह है, सत्यकेतु अपनी पत्नी के साथ अपनी बीमारी के इलाज के लिए ग्वालियर जाते हैं। वहाँ जब ये उतरते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन से उतरने के बाद जब प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं तो आपने देखा है कई ऑटो रिक्शे वाले मिलते हैं और वो अपनी तरफ खींचते हैं, तेज़ आवाज़ लगाते हैं, खींचते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग हाथ पकड़ के भी ऑटो रिक्शा में बैठा देते हैं, चाहे यात्री का यानी कि जो व्यक्ति जाने वाला है उसका मन हो या ना हो। बहरहाल वही सत्यकेतु और उनकी पत्नी कामना के साथ उनको भी कई लोग बुला रहे थे, लेकिन उन सभी ऑटो रिक्शे वालों की आवाज़ को अनसुना करते हुए वो अपने धीरे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक बहुत मधुर आवाज़ पीछे से आती है, बाबूजी आपको कहीं तो जाना है, तो आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो मेरा ऑटो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो जो पात्र हैं सत्यकेतु और कामना, इन दोनों को उस ऑटो रिक्शे वाले की आवाज़ ने आकर्षित कर लिया। उसकी भाषा में यानी कि जो ऑटो रिक्शे वाला है जिसका नाम है मोहन, उसकी भाषा में शिष्टाचार झलक रहा था और प्रेम झलक रहा था। तो उस ऑटो वाले के व्यवहार में शिष्टाचार, उसकी भाषा में शिष्टाचार और प्रेम झलक रहा था। इसी शिष्टाचार और प्रेम ने सत्यकेतु और उनकी पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मोहन ने निवेदन करता है कि आप कहीं ना कहीं तो जाएंगे, मेरा ऑटो ही ले लीजिए। तो उन्होंने उसको अनुमति दे देते कि ठीक है, आप हमें ऑटो से ले चलिए। बहरहाल ये ऑटो से जाते हैं। उस ऑटो वाले और सत्यकेतु के मध्य वार्तालाप प्रारंभ हो जाता है। वार्तालाप करते करते वो और शहर के बारे में जानकारी देता है। मोहन पूछता है कि आपका गंतव्य कहाँ है, आपको कहाँ जाना है। तो किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, वहाँ वो जाते हैं और रिक्शे वाला जो ऑटो वाला है वो उन्हें वहाँ छोड़ता है। छोड़ने के बाद सत्यकेतु को पता चलता है जो डॉक्टर यहाँ बैठते थे पहले, उन्होंने अपना जो क्लिनिक है उनका वो उसकी स्थान बदल दिया है, स्थान प्लेस चेंज कर दिया है। तो अब वहाँ से दूसरी जगह फिर से जाना था। तो ऑटो रिक्शे वाला जो मोहन है वो फिर से वहाँ लेके जाता है। तो किराए की बात होती है दोनों के दरमियान कि कितना किराया देना है। तो वो कहता है बाबूजी अच्छा, मोहन चूँकि एक शिष्टाचारी व्यक्ति है, ठीक है, उसकी भाषा में प्रेम है, तो वो इन बुजुर्ग पुरुष और महिला को बहुत सम्मान से पुकारता है। पुरुष को यानी जो सत्यकेतु हैं उन्हें बाबूजी कह के
संबोधित करता है, और जो सत्यकेतु की पत्नी है उन्हें अम्मा कह के संबोधित करता है। तो जब किराए की बातचीत होती है तो वो मोहन जो कि ऑटो रिक्शे वाला है वो कहता है कि बाबूजी आपको जो पैसा उचित लगे वो दे दो। वैसे डॉक्टर के यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आने पर थोड़ा बहुत किराया ज़्यादा बनता है, लेकिन आपको जो उचित लगता है वो दे दो। बहरहाल उसको वो रुपए दे दिए जाते हैं। अब फिर होता ये है कि फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ उनका जो कुछ भी चेकअप वगैरह होता है, तकरीबन आधा घंटे तक वहाँ उस रिक्शे वाले को, जो ऑटो रिक्शे वाला है, अब मैं उसको मोहन कह के संबोधित करने वाला हूँ। अब उसको ऑटो रिक्शे वाला नहीं कहूँगा, मैं उसको मोहन कह के संबोधित करने वाला हूँ। तो जो मोहन है वो वहाँ इंतजार कर रहा था। अच्छा, इंतजार वो अपने व्यवहार की खातिर कर रहा था, व्यवहार के चलते उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि जो सत्यकेतु है उन्होंने मोहन को वहां रुकने के लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह इंतजार कर रहा था। खैर बहरहाल जब क्लिनिक से जब सत्यकेतु और उनकी पत्नी बाहर आते हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका होता है, वो देखते हैं कि सामने मोहन अभी भी खड़ा है। वो दोबारा से मोहन के पास जाते हैं, ऑटो में बैठते हैं। मोहन बहुत मधुर वाणी में पूछता है कि बाबूजी अब बताइए आपको कहाँ जाना है। बाबूजी कहते हैं बेटा मुझे होटल जाना है, ठीक है, जहाँ उन्हें अपना जो है रात गुजारनी थी, क्योंकि उनका वापस से अपने यहाँ जाने के लिए जो ट्रेन थी वो अगले दिन थी, ठीक है। तो रात तो उन्हें गुजारनी थी, तो रात गुजारने के लिए उन्हें होटल में रुकना था। तो होटल का पता जो मोहन को सत्यकेतु बता देते हैं, मोहन जाता है। रास्ते में दोनों के बीच फिर से वार्तालाप प्रारंभ होती है। वार्तालाप के दौरान मोहन बताता है शहर के बारे में, यहाँ इतनी अच्छी जगह है, यहाँ वो जगह है, जैसा कि एक क्या कहते हैं उसको, उसका शब्द मुझे अभी सटीक याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस स्थान की पूरी जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति होता है जो हमारे साथ जाता है, कुछ पेमेंट लेके जाता है और हमें पूरी सभी जगह का इतिहास के साथ उसका वर्णन करता है, सारी जगह घुमाता है, जो भी अच्छी अच्छी जगह होती हैं, और उनके इतिहास के भी बारे में पता चलता है, ठीक है। उसका सही शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। तो बहरहाल मोहन भी ठीक उसी प्रकार शहर के बारे में बता रहा था, ग्वालियर शहर के बारे में। तो फिर मोहन बाबूजी से कहता है, सत्यकेतु से कहता है कि बाबूजी आप यहाँ आए हैं तो घूमने तो जाएंगे, तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपको पूरा शहर घुमा दूंगा, ठीक है। तो वो कहता है, बाबूजी कह देते हैं कि बेटा आज तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, आज तो नहीं घूमेंगे, हाँ लेकिन कल घूमने जाएंगे और कल हम तुम्हें याद कर लेंगे, कल हम तुम्हें बुला लेंगे। ये बात तय हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही वो होटल तक पहुंचते हैं, मोहन, सत्यकेतु और उनकी पत्नी कामना ये होटल पर पहुंचते हैं, तो उन्हें चाय के लिए पूछा जाता है। यानी कि सत्यकेतु मोहन को चाय के लिए पूछते हैं, मोहन फिर उनके घर पे जाता है, उनको चाय उसको दी जाती है, सभी लोग बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी सत्यकेतु और उनकी पत्नी कामना जो है मोहन से एक प्रश्न पूछ लेती है, बेटा कहाँ के रहने वाले? तो अब वो अपनी आप बीती सुनाता है। उसकी जो आप बीती है वही इस पाठ का मुख्य सार है, वो हम इस पाठ में पढ़ें, ठीक है। अब सार क्या है, एक्चुअली मोहन के साथ ऐसा होता है, मोहन एक ग्रेजुएट लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, शिक्षित घराने से संबंध रखता है। उसके बड़े भाई वकील हैं जो कि आगरा के रहने वाले हैं, यानी कि मोहन का जो परिवार है वो आगरा में रहता है। मोहन बहुत छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर चुके थे, तो मोहन की परवरिश उसके बड़े भाई ने की थी। तो उसने सारी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, ग्रेजुएशन कर चुका था। तो ग्रेजुएशन के बाद वह ग्वालियर आया, शायद आगरा की ही बात है, यानी आगरा में जिनका घर था, तो नौकरी के लिए वो इधर उधर नौकरी की तलाश कर रहा था। तो अचानक से किसी जान पहचान की लड़की से उसकी मुलाकात हो जाती है।
जो लड़की होती है वह बहुत ही बदहास सी लगती है, गिड़गिड़ाती हुई यानी करुण स्वर में मोहन से प्रार्थना करती है कि मोहन मुझे बचा। आप एक मिनट रुकिएगा सभी बच्चे, एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट सभी बच्चे रुकेंगे यहाँ। चलिए, तो होता यह है, मैं वापस आता हूँ। तो होता यह है, आप मोहन अपने जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही वह वापस आ रहा था जॉब की तलाश करते हुए। कई दिन हो गए तो उसे भटकते भटकते एक दिन वापस आते वक्त उसकी जान पहचान की कोई एक लड़की मिल जाती है जो बहुत गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करती है मोहन से कि मोहन मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और कहती है कि मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ के हाथों बेचना चाहते हैं। अधेड़ यानी कि अधबूढ़ा, जो लगभग बूढ़ा हो चुका, ठीक है, यानी कि जो वृद्धावस्था की जो उम्र होती है उसमें वो कदम रख चुका हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे माँ बाप एक अधबूढ़े व्यक्ति को उसे बेचना चाहते हैं, ठीक है। और कहती है मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, पहले तो मोहन परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। फिर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वह सोचता है कि इसको थाने ले जाया जाए। थाने में जाते हैं, इत्तेफाक से वहाँ थानेदार जो मिलता है उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, एक कवि होता है वो। थानेदार से मुलाकात होती है, थानेदार को वो सारी बातें बताई जाती हैं जो उस लड़की के साथ हुई। तो थानेदार कहते हैं कि ठीक है, थानेदार कहते हैं ठीक है, मैं इसकी FIR लिख लेता हूँ। चलो, माँ बाप के खिलाफ तो FIR लिख ली जाती है, लेकिन अब लड़की का क्या होगा। तो थानेदार बहुत सोचने के बाद मोहन से पूछते हैं, मोहन क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो मोहन कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। फिर मोहन के सामने जो थानेदार है वो प्रस्ताव रखते हैं। कैसा प्रस्ताव रखते हैं? थानेदार मोहन से कहते हैं जब तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। अब ये तो अचानक से शादी का प्रस्ताव उसके सामने आ गया, तो थोड़ा सा वो संकोच में पड़ गया। कौन संकोच में पड़ गया? मोहन संकोच में पड़ गया। थोड़ा देर वो गंभीर रहा, थोड़ी देर वो सोचता रहा। फिर उसके बाद उसने कहा कि साहब ठीक है, मेरा तो ठीक है, आप इस लड़की से तो पूछ लीजिए क्या ये शादी के लिए तैयार है। तो लड़की से पूछा जाता है तो लड़की भी हामी भर देती है, ठीक है। लड़की भी कह देती है कि ठीक है, मैं इसे शादी कर लूँगी। अब चलो, एक चिंता और समाप्त हुई यहाँ पे। पहले तो लड़की के माँ बाप के खिलाफ, लड़की के माँ बाप जो उसे अधेड़ के हाथ बेच देना चाहते थे, बेच रहे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। पहली समस्या का समाधान। दूसरी समस्या का समाधान ये हो जाता है कि जो मोहन है वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो लड़की है, चूंकि हमारे समाज में एक कल्चर बना हुआ है कि एक ही जाति के लोग शादी कर सकते हैं। अब मोहन के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। वो समस्या खड़ी थी, मोहन किसी दूसरी जाति का था और वो और जो लड़की थी वो किसी दूसरी जाति की थी, यानी कि अंतर जातीय विवाह संभव नहीं होता है हमारे यहाँ। तो यही समस्या मोहन के सामने भी थी। चलिए, अब इससे पहले एक समस्या और होती है। देखो, शादी का प्रस्ताव तो मोहन ने स्वीकार कर लिया है, लड़की ने और मोहन ने दोनों ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तुरंत शादी हो जाए, तत्काल शादी संभव नहीं होती है। तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। 10 दिन 5 दिन का जो भी समय लगता है वो लगने वाला होता है। अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जब तक शादी नहीं हो जाती है, 10 दिन 15 दिन तक शादी नहीं होती, तब तक लड़की का क्या किया। आप खुद सोचिए, लड़की घर से भागी हुई है। भागी का मतलब ये है, गलत संदर्भ में नहीं है, वो सही है। वो उस अधेड़ के साथ जाने से बचने के लिए वो घर से भागी, अपनी जान बचाने के लिए वो घर से भागी। और भागी तो फिर वो मोहन से उसकी मुलाकात हुई, मोहन उसको थाने में लेके गया, थानेदार ने उचित सलाह भी दी। थानेदार की सलाह के अनुसार शादी उनकी तय हो जाती कि ठीक है, दोनों लोग शादी कर लेंगे। क्योंकि शादी में कुछ समय लगता है, तो तब तक के लिए लड़की कहाँ रहेगी, ये बड़ा प्रश्न था। जाहिर सी बात है, लड़की अपने घर जा नहीं सकती।
लड़की घर जाएगी तो लड़की अपने माँ बाप के यहाँ जाएगी तो माँ बाप उसको उस अधेड़ के साथ बेच देंगे। अगर मोहन अपने साथ लेके जाता है तो हो सकता है लड़की के माँ बाप उस पर FIR दर्ज कर दें, उसमें मुकदमा दायर कर दें अगवा करने का, लड़की को ले जाने का, ठीक है। और अब मोहन के सामने एक विषम परिस्थिति और ये भी होती है कि जो मोहन है उसकी भाभी, मोहन की शादी अपनी छोटी बहन से कराना चाहती है, ठीक है। मोहन की जो भाभी है उनकी छोटी बहन की शादी मोहन के साथ होना तय हो चुका है। अब जब तय हो चुका है तो उससे मुकरा नहीं जा सकता। अब चूंकि मोहन अपने घर पे उसको लेके जाएगा तो घर वाले तो उसके भैया और भाभी तो नाराज होने वाले हैं ही, और हो सकता है उसे बाहर भी भगा दें, बाहर निकाल दें घर से कि चले जाओ। तो बहरहाल उस लड़की को ना ही वो लड़की अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, ना ही वो लड़की मोहन के साथ जा सकती थी। फिर वो जाए तो जाए कहाँ? तो थोड़ी देर सोचने के बाद जो है वो थानेदार ने एक तरकीब सोची। तरकीब क्या थी कि जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये लड़की नारी निकेतन में रहेगी। अब नारी निकेतन कैसा स्थान होता है? नारी निकेतन वह स्थान होता है जहां पर असहाय, वृद्ध, महिलाएं का वास होता है। वहां वो लड़कियां सुरक्षित होती हैं, उनके कामकाज के लिए, यानी कि उनको जीविका के वहां कुछ साधन भी होते हैं जिनसे वो काम करती हैं, अपना खर्चा वहां से निकालती हैं। जो क्या कहते हैं NGO है ना, NGO जो होते हैं उनके तहत भी चलाए जाते हैं, कुछ सरकारी भी होते हैं नारी निकेतन, ठीक है। तो नारियों के ठहरने का स्थान होता है, बहुत सुरक्षित स्थान होता है, वहाँ किसी की दखलंदाजी नहीं होती है, सबसे सुरक्षित स्थान होता है। तो तब तक के लिए, जब तक मोहन की और उस लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उस लड़की को नारी निकेतन में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की और मोहन की शादी हो जाती है। ये जो कुछ भी मैं शादी से संबंधित बातें बता रहा हूं ये क्या है? ये मोहन के अतीत में हुई एक घटना है। मोहन के अतीत में हुई घटना है। ये घटना मोहन अपनी ये घटना किसको बता रहा है? जब चाय के लिए वो सत्यकेतु और उनकी पत्नी कामना के साथ होटल में गया, चाय पीने के लिए आग्रह किया था सत्यकेतु ने ऑटो वाले से कि आइए तुम चाय भी पी लो तो उसके बाद ही आना, ठीक है। ये सत्यकेतु और उनकी पत्नी कामना को ऑटो वाला यानी कि मोहन ये बातें बता रहा है। फिर चलिए उनको शादी हो जाती है। शादी हो जाती है उसके बाद भैया भाभी उसके नाराज होते हैं, चूंकि उनका नाराज होना लाजमी था, घर से निकाल देते हैं। अब भाई शादी हो चुकी है तो कुछ ना कुछ जीविका तो चाहिए, ठीक है। घर से भी निकाला जा चुका है तो जीविका की तलाश में वह ग्वालियर आया। ग्वालियर आके उसने रिक्शा पकड़ लिया था और इस रिक्शा चला के वह अपना भरण पोषण, अपनी जीविका चला रहा था। तो ये जो बहुत मार्मिक कहानी है, एक लड़की का जीवन नर्क बनने से बचाने के लिए जो मोहन ने जो निर्णय लिया, तो ये वास्तविकता में लगता है कि वाकई में कि इसने तो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं मंचों पर जाकर, नारी सम्मान के, नारी सशक्तिकरण के भाषण देते हैं। उन सब से बेहतर है ये मोहन, एक ऑटो रिक्शे वाला। उसने अपने जीवन में करके दिखा दिया कि किस प्रकार नारी उस लड़की के जीवन को नर्क बनने से बचा लिया, उसको प्रेम पूर्वक अपने साथ रखता भी है और बहुत खुशी से अपना दोनों लोग जीवन यापन भी कर रहे हैं। तो ये इसकी कहानी थी, ठीक है। चलिए, मैंने कहानी के तौर पे आपको ये पाठ बता दिया है। तो वीडियो के अगले लेक्चर में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रत्येक पंक्ति को पढ़ेंगे, क्लिष्ट शब्द आएंगे उसका अर्थ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस पाठ को हम जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए।